Welcome to the Fauji Tactical Lab. शुरू करने से पहले ये साफ कर दें कि ये चर्चा सिर्फ पेशेवर सैन्य और रणनीतिक शिक्षा के लिए है। कोई गोपनीय जानकारी या सामरिक डिटेल इसमें नहीं है। नाम, यूनिट, लोकेशन सब बदल दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं। हमारा मकसद सिर्फ इस मुश्किल घटना से नेतृत्व, प्लानिंग और ऑपरेशन के निष्पादन से जुड़ी सीखों को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस मिली कि भाई उग्रवादियों का एक ग्रुप है जिसमें कुछ बड़े लीडर्स भी हो सकते हैं, जंगल के अंदरूनी हिस्से में कुछ गांवों के पास एक्टिव हैं। इसके बेस पर एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया। मकसद इलाके की घेराबंदी, तलाशी और उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करना। सुनने में तो बिल्कुल स्टैंडर्ड लगता है, पर क्या प्लान में ही शुरू में कुछ गड़बड़ थी? हाँ, देखिए, दस्तावेज इशारा करता है कि प्लान की बुनियाद में ही कुछ कह सकते हैं कमजोरियां थीं। पहली बात तो ये कि प्लान बहुत हाई लेवल पर बना था, शायद हेडक्वार्टर लेवल पर। अच्छा। और जो जूनियर कमांडर थे जिन्हें असल में जमीन पर लीड करना था, उनसे इनपुट बहुत कम लिया गया। और ये अक्सर होता है कि जमीनी हकीकत की जो समझ है वो ऊपर तक ठीक से पहुंच नहीं पाती। हाँ, मतलब कागज पर जो सही लगे वो जमीन पर शायद उतना कारगर ना हो। बिल्कुल। दूसरी बात, ऑपरेशन में जो कुछ सैनिक शामिल थे वो उस खास इलाके के लिए मतलब ज्योग्राफिकली नए थे। ट्रेनिंग तो थी, काबिल भी थे, पर वो घना अनजान जंगल उससे पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। इलाके की जानकारी ना होना तो एक बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है ऐसे ऑपरेशंस में। बहुत बड़ा। और फिर तीसरी और शायद सबसे अहम बात, सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जो ऐसे ऑपरेशनों की जान होता है। उसका क्या हुआ? दस्तावेज बताता है कि वो काफी हद तक खत्म हो गया था। इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस का मूवमेंट, सैनिक, गाड़ियां, जब इतनी हरकत होती है तो भनक लगी जाती है, खासकर उग्रवादियों को जिनका अपना लोकल नेटवर्क होता है। अच्छा, तो मतलब प्लानिंग में ग्राउंड इनपुट की कमी, इलाके से पूरी वाकफियत नहीं और सरप्राइज भी गया। ये तो शुरुआती मुश्किल लग रही है। हाँ, तो ये शुरुआती मुद्दे जो थे, इन्होंने आगे जो हुआ उसके लिए एक बहुत मुश्किल स्टेज सेट कर दिया था, कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चुनौतियों के साथ ऑपरेशन शुरू हुआ। टुकड़ियां रात के अंधेरे में निकली, कई घंटे घने मुश्किल जंगल में पैदल चली। सुबह होते होते वो अपने शुरुआती टारगेट वाले गांवों तक पहुंच गए, लेकिन मिला क्या? स्रोत के मुताबिक कुछ नहीं, न उग्रवादी न कोई संदिग्ध गतिविधि, बिल्कुल खाली हाथ। हाँ, बिल्कुल खाली। इसके बाद प्लान के मुताबिक अलग अलग दिशाओं से जो टुकड़ियां आई थीं वो एक छोटी थोड़ी खुली सी पहाड़ी पर इकट्ठी हो गईं। अब नक्शे पर देखने में ये शायद सही लगा होगा मिलने के लिए एक सेंट्रल पॉइंट, पर क्या ये टैक्टिकली सही था? यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। नक्शे पर सुविधाजनक दिखना एक बात है और जमीन पर सुरक्षित होना बिल्कुल दूसरी। स्रोत बताता है कि अच्छी खासी संख्या में सैनिक घंटों तक उस खुली पहाड़ी पर जमा रहे। घंटों तक खुली जगह पर? हाँ, अब सोचिए जरा, दुश्मन के इलाके के बीचों बीच एक ही जगह पर इतनी बड़ी फोर्स का जमावड़ा, ये तो अपने आप में एक बड़ा रिस्क था। और सवाल ये उठता है कि उस वक्त उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस कैसी थी? क्या उन्हें कोई अंदाजा था कि उन पर नजर रखी जा सकती है? और शायद रखी जा रही थी। बिल्कुल, दस्तावेज यही बताता है। उग्रवादी जो इलाके को जानते थे, घात लगाने में माहिर थे, उन्होंने सुरक्षा बलों की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। अच्छा। शुरू किया, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और वो वक्त आ गया। स्रोत के मुताबिक पहला कांटेक्ट अचानक हुआ और बहुत हिंसक। उग्रवादियों ने पहाड़ी के पास पहुंची टुकड़ी पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। ग्रेनेड लॉन्चर्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, सब एक साथ। हाँ, बिल्कुल अचानक। सुरक्षा बल जो शायद उस वक्त पोजीशन ले रहे थे या थोड़े एक्सपोज थे, वो सीधे इस हमले की चपेट में आ गए। उन्होंने बेशक बहादुरी से जवाब दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो शुरुआती हमला इतना भारी था कि फौरन ही नुकसान हुआ। कई जवान घायल हो गए। और दुर्भाग्य से, जैसा स्रोत बताता है, जो कमांडर ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वो खुद भी गंभीर रूप से घायलों में थे। अब इससे कमांड स्ट्रक्चर पर तो फौरन असर पड़ा होगा। हाँ, जाहिर है। सैनिकों ने जवाबी फायर किया, कवर लेने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने शायद लड़ाई का रुख ही बदल दिया। क्या फैसला था वो? दस्तावेज बताता है कि उस मोमेंट पे जब शायद एक तेज प्लान्ड तरीके से पीछे हटने की जरूरत थी, एक टैक्टिकल विड्रॉयल की, ताकि ज्यादा सुरक्षित जगह पोजीशन ली जा सके, तब घायल कमांडर और दूसरे घायलों को लेकर जो पूरी फोर्स थी वो पास के एक गांव की तरफ नीचे उतर गई।
अब ये गांव एक निचले इलाके में था जिसके चारों तरफ ऊंची जमीन थी। ओ, मतलब ऐसी जगह जहां से दुश्मन आसानी से देख भी सकता है और हमला भी कर सकता है। बिल्कुल वही हुआ। लेकिन वो नीचे गांव में गए क्यों? क्या वजह बताई गई है? स्रोत बताता है कि इरादा ये था कि घायलों का फर्स्ट एड किया जाए और 2 चीजों का इंतजार किया जाए। एक, मेडवैक हेलीकॉप्टर का घायलों को निकालने के लिए, और दूसरा, मदद के लिए आने वाली एडिशनल फोर्स यानी रीइंफोर्समेंट्स का। अच्छा, इरादा तो ठीक था, घायलों की देखभाल। हाँ, इरादा नेक था, पर टैक्टिकली ये इंतजार बहुत भारी पड़ गया। भारी कैसे? क्योंकि इंतजार का वो हर पल वो उग्रवादियों को फायदा पहुंचा रहा था। स्रोत के मुताबिक वो जो करीब 1 घंटे का ठहराव था, उसने उग्रवादियों को रीग्रुप होने का, अपनी पोजीशन बदलने का और अपनी घेराबंदी को और मजबूत करने का कीमती वक्त दे दिया। ओह, मतलब उन्होंने उस समय का फायदा उठाया। पूरा फायदा उठाया। वो अब और बेहतर पोजीशन में थे, दूसरे हमले के लिए पूरी तैयार। और फिर दूसरा हमला हुआ जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। हाँ, दूसरा हमला कहीं ज्यादा भीषण था और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी। उग्रवादी अब तक आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर अच्छी तरह पोजीशन ले चुके थे। अच्छा। और उन्होंने कई दिशाओं से एक साथ हमला किया, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके से। सुरक्षा बल अब पूरी तरह से एक कह सकते हैं किल जोन में फंस चुके थे। मतलब एक ऐसी जानलेवा सिचुएशन जहां दुश्मन ने उन्हें घेर लिया था और ऊपर से आसानी से निशाना बना रहा था। बचना बहुत मुश्किल था। हे भगवान, उस वक्त अंदर क्या माहौल रहा होगा? क्या कमांड और कंट्रोल बना रहा? दस्तावेज जो बताता है वो एक तरह से भारी अफरा तफरी, लेकिन साथ ही सैनिकों की असाधारण वीरता का भी जिक्र करता है। कमांड और कंट्रोल तो कह सकते हैं काफी हद तक टूट चुका था। कमांडर घायल थे, कम्युनिकेशन शायद ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब लड़ाई किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लेटून या कंपनी लेवल पर नहीं हो रही थी। छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो बस अपनी जान बचाने के लिए और अपने साथियों की जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। जो भी हथियार, जो भी हिम्मत बची थी उसी से। और वो भी कम होते गोला बारूद के साथ। और घायल साथी भी बढ़ रहे थे। बिल्कुल। स्रोत यही बताता है। वो अपने घायल साथियों को उठाते हुए लिमिटेड एम्यूनिशन के साथ सिर्फ अपनी विल पावर और ट्रेनिंग के दम पर टिके हुए थे। ये उनके साहस का सबूत है, पर ये उस वक्त की भयावहता को भी दिखाता है। यहाँ एक सवाल उठता है कि जो आसपास दूसरी टुकड़ियां थीं या जो मदद के लिए रेनफोर्समेंट भेजी गई थीं, क्या वो टाइम पर पहुंच पाई? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? दस्तावेज के मुताबिक जो दूसरी टुकड़ियां कुछ किलोमीटर दूर थीं और जो मदद भेजी गई थी, वो बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। धीमी रफ्तार से? क्यों? वजह चाहे जो भी रही हो, शायद रास्ते की मुश्किल या कम्युनिकेशन गैप या कोई हिचकिचाहट। नतीजा ये हुआ कि वो लड़ाई के उस क्रिटिकल मोड़ पर कोई असर नहीं डाल सके। वो कभी उस मेन लड़ाई वाली जगह तक पहुंचे ही नहीं जहां उनके साथी बुरी तरह घिरे हुए थे और उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। ओह, मतलब उनकी देरी ने फंसे हुए सैनिकों की हालत और खराब कर दी। हाँ बिल्कुल। कई घंटों की इस भयानक लड़ाई के बाद फिर क्या हुआ? कई घंटों के इस भीषण लड़ाई के बाद, जैसा कि गुरिल्ला वॉरफेयर में अक्सर होता है, उग्रवादियों ने अचानक कांटेक्ट तोड़ दिया। वो अंधेरे या जंगल का फायदा उठाकर गायब हो गए। अच्छा। अब बचे हुए सैनिक जो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे, पानी की कमी से जूझ रहे थे, अपने कई घायल साथियों को साथ लेकर चल रहे थे। उन्हें अब अपने बेस कैंप की तरफ वापस एक लंबी और बहुत दर्दनाक यात्रा शुरू करनी पड़ी। और यहीं पर स्रोत एक और बहुत दुखद बात का जिक्र करता है। हाँ, और ये शायद उस दिन की सबसे दर्दनाक सच्चाइयों में से एक है। दस्तावेज बताता है कि वापसी की उस अफरा तफरी में, घायलों को संभालने की उस अर्जेंसी में और शायद आगे और हमलों के डर के बीच बचे हुए सैनिकों को अपने कुछ शहीद साथियों के पार्थिव शरीर वहीं युद्ध के मैदान पर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये किसी भी सैनिक के लिए सोचना भी मुश्किल है। ये उस वक्त की एक्सट्रीम सिचुएशन और शायद सिस्टम के पूरी तरह कोलैप्स हो जाने को दिखाता है। वाकई दिल दहला देने वाला है ये। तो इस पूरे ऑपरेशन का अंतिम नतीजा क्या रहा? नुकसान कितना हुआ? अंतिम नुकसान बहुत भारी था। कई बहादुर जवान शहीद हुए, दर्जनों गंभीर रूप से घायल हुए, और एक और चीज हुई जिसने मामले को और पेचीदा बना दिया। लड़ाई के दौरान एक सैनिक अपनी यूनिट से बिछड़ गया था और उसे उग्रवादियों ने पकड़ लिया। ओह। कुछ दिनों बाद उग्रवादियों ने उसे छोड़ा जरूर, पर ये उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। अगले दिन जब हालात थोड़े काबू में आए, एक स्पेशल सर्च पार्टी वापस उस जगह भेजी गई और जो शहीद साथी पीछे छूट गए थे, उनके पार्थिव शरीरों को
पूरे सम्मान के साथ बरामद किया गया। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इस पूरी घटना से क्या सबक लिया गया? देखिए, ये घटना सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन फेलियर नहीं था, इसने इंटेलिजेंस, प्लानिंग, लीडरशिप, एग्जीक्यूशन कई लेवल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। ये एक बहुत दर्दनाक, बहुत महंगी सीख थी। हाँ। लेकिन जो अच्छी बात हुई वो ये कि इस ट्रेजेडी के बाद फोकस पूरी तरह से इससे सबक सीखने पर आ गया, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। हाँ, और स्रोत इन्हीं सबकों को बहुत साफ तौर पर लिस्ट करता है, जिन्हें शायद पत्थर पर उकेरी गई सीख कहना गलत नहीं होगा। चलिए उन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक, दुश्मन को जाने। बिल्कुल। इस मामले में साफ दिखा कि उग्रवादियों के पास बेहतर लोकल इंटेलिजेंस थी, उनमें पेशेंस था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इलाके का अपने फायदे के लिए बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। दस्तावेज जोर देता है कि अपने विरोधी को कभी कम मत समझो। उनके तरीके, उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां, इनका सम्मान करना और गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। दूसरा सबक, प्लान एक गाइड है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। प्लान इज अ गाइड, नॉट अ गॉस्पेल। मतलब प्लान जरूरी है, पर उसमें लचीलापन होना चाहिए, जमीनी हकीकत के हिसाब से बदलने की गुंजाइश होनी चाहिए। हाँ। खासकर तब जब प्लान ऊपर से बनकर आया हो और उसमें ग्राउंड कमांडर्स का इनपुट कम हो। ऐसे में मौके पर सही फैसला लेने की पहल, इनिशिएटिव और एडेप्टेबिलिटी, ये बहुत जरूरी हो जाती हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्रोत इस पर कितना जोर देता है कि प्लानिंग प्रोसेस में उन लोगों को शामिल करना कितना जरूरी है जो असल में उसे जमीन पर उतारने वाले हैं। जूनियर लीडर्स, सैनिक, उनका तजुर्बा, जमीनी हालात की उनकी समझ, वो बेशकीमती होती है। इससे प्लान ज्यादा यथार्थवादी बनता है। तीसरा अहम सबक, यूनिट कोहेजन सब कुछ है। यूनिट कोहेजन इज एवरीथिंग। यानी जिन सैनिकों को एक साथ लड़ने भेज रहे हैं, उनका आपस में तालमेल कैसा है, भरोसा कितना है, एक दूसरे के काम करने का तरीका समझते हैं या नहीं। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अलग अलग यूनिटों से आनन फानन में मिलाकर बनाए गए एडहॉक ग्रुप्स को लड़ाई में भेजना, ये बहुत रिस्की हो सकता है। ट्रस्ट और टीम वर्क तो वक्त के साथ बनता है, साथ काम करने से बनता है। सही कहा। ऐसे यूनिट्स भेजना जो रेगुलरली साथ ट्रेन करती हैं, एक दूसरे के साथ काम करने की आदी हैं और हो सके तो उस खास माहौल से भी थोड़ी वाकिफ हों, ये रिस्क को काफी कम कर देता है। वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, उनका आपसी भरोसा काम आता है। चौथा सबक टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से जुड़ा है। कम्युनिकेशन के बिना टेक्नोलॉजी बेकार है। टेक्नोलॉजी इज यूजलेस विदाउट कम्युनिकेशन। आपके पास कितनी भी अच्छी इंटेलिजेंस हो, बढ़िया हथियार हो या दूसरी टेक्निकल चीजें हों, हाँ, अगर जरूरी जानकारी सही टाइम पर उन लोगों तक नहीं पहुंचती जिन्हें ग्राउंड पर उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो सब बेकार है। इंफॉर्मेशन का फ्लो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरफ स्मूथ, एक्यूरेट और तेज होना चाहिए। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में, तेजी से बदलते बैटलफील्ड में, बड़े संगठनों के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे सुनिश्चित किया जाए। ये सिर्फ सेना के लिए नहीं, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चुनौती है। गलत या देर से मिली जानकारी बहुत भारी पड़ सकती है। और पांचवां, और शायद इस घटना के संदर्भ में सबसे जरूरी सबक, पहल कभी ना खोएं। नेवर लूज द इनिशिएटिव। काउंटर इंसर्जेंसी जैसे माहौल में कई बार हिचकिचाहट या कुछ ना करना गलत एक्शन लेने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। जैसा इस केस में हुआ, दुश्मन के इलाके में एक असुरक्षित जगह पर इकट्ठा होकर रुक जाना, इंतजार करना, इसने उग्रवादियों को हावी होने का मौका दे दिया। यहाँ पैसिविटी यानी निष्क्रियता ही सबसे बड़ा खतरा बन गई। स्रोत इस बात को बहुत साफ कहता है कि उस असुरक्षित पहाड़ी पर इकट्ठा होना और फिर नीचे गांव में जाकर मदद का इंतजार करना, ये एक गंभीर टैक्टिकल गलती थी। ऐसे ऑपरेशंस में मोमेंटम बनाए रखना, लगातार सिचुएशन को असेस करते रहना और दुश्मन को रिएक्ट करने या संभलने का मौका दिए बिना प्रेशर बनाए रखना, ये सबसे जरूरी होता है। इनिशिएटिव अपने हाथ में रखना होता है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर आ रही हैं, वो है प्लानिंग में जमीनी हकीकत का ध्यान रखना, इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल, यूनिट के बीच तालमेल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और सबसे बढ़कर लड़ाई के दौरान इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने का महत्व। और ये सबक सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस तक ही सीमित नहीं लगते। बिल्कुल सही। ये सिद्धांत किसी भी जटिल, अनिश्चित और हाई रिस्क वाली सिचुएशन में काम आ सकते हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, डिजास्टर रिस्पॉन्स हो या कोई और फील्ड जहां तेज और सही फैसले लेने होते हैं। हाँ,
स्रोत ये भी साफ करता है कि इस विश्लेषण का मकसद किसी पर दोष मढ़ना नहीं है, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी को समझना है। सीखने की जिम्मेदारी, सुधार करने की जिम्मेदारी और भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने की जिम्मेदारी। और उन सैनिकों के बलिदान का असली सम्मान भी तभी है जब इन कड़वे अनुभवों से सीखी गई बातों को सिर्फ कागजों तक न रखा जाए, बल्कि असल में ट्रेनिंग, प्लानिंग और ऑपरेशंस के तरीकों में शामिल किया जाए। निश्चित रूप से सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात। स्रोत जोर देता है कि इन बहादुर सैनिकों के बलिदान को याद करके और उससे सीखकर व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। ये हमें इस गहरे सवाल पर लाता है कि बड़े संगठन, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर, असल में ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे कठिन अनुभवों से मिली सीख सिर्फ रिपोर्टों या फाइलों में दबकर न रह जाए। ये बहुत अहम सवाल है। वो कैसे पक्का करते हैं कि ये सबक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का हिस्सा बने और भविष्य की कार्यप्रणाली, ट्रेनिंग और फैसलों में स्थायी रूप से शामिल हों, ताकि इतिहास सच में खुद को ना दोहराए।